हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैशनेट सक्सेस। इम्पोर्टेंट सेशन में हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं प्रीएम्बल्स रिलेटेड। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, व्हाट इज़ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है इसमें, एन अपेंडिक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर बी, अ समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर सी, एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर डी, अ लीगल डॉक्यूमेंट विद पैनल लॉ। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जब सेशन हुआ था, तो उस टाइम पर हमारे थर्ड सेशन में जब वो 13 दिसंबर 1946 को हुआ, तो उस टाइम पर एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और उन्होंने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बना दिया। और यही जो बेस बना हुआ था, इसे इन्होंने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रीएम्बल नाम दे दिया था। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कुछ ऐसे मेंबर थे जो हमारे प्रीएम्बल को लेकर कुछ अलग अलग नामों से डिफाइन कर रहे थे। उनमें से डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, जिन्होंने हमारे प्रीएम्बल को एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट के रूप में बताया। पालकी वाला कहते थे कि ये आइडेंटिटी कार्ड है हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया है, ये एक आइडेंटिटी कार्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अ करेक्ट आंसर, एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, विच वर्ड्स डिस्क्राइब इंडिया इन द प्रीएम्बल। कौन से वर्ड प्रीएम्बल को डिस्क्राइब करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, अ सोशलिस्ट रिलीजियस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर बी, फेडरल रिपब्लिक मोनार्की। ऑप्शन नंबर सी, सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो हमारी जो प्रीएम्बल में डिस्क्राइब किए हुए हैं, हमारे प्रीएम्बल में 5 प्रकार के नेचर दिए हुए थे, जिन्हें सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो एक बार ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सोशलिस्ट रिलीजियस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात की गई है, और यहाँ ये जो रिलीजियस वर्ड है ये नहीं दिया हुआ है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर नहीं है। फेडरल रिपब्लिक मोनार्की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर नहीं है। उसके बाद जो नेचर दिया हुआ है, ये सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में ही 5 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपको महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। तो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को कहा जाता है। और बी.आर. अम्बेडकर जी ऐसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के या मेंबर थे या ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कहे, तो ये एक ऐसे महान पर्सनैलिटी थे जो लॉ मिनिस्टर, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और इकोनॉमिस्ट एंड दलित इंस्पायरेशंस रहे हुए हैं। महात्मा गांधी जी ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को चुना और उन्होंने कहा कि आप ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं और आप ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करें। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था, और तभी से इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अ करेक्ट आंसर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, विच अमेंडमेंट एडेड सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी टू द प्रीएम्बल। जो ये सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड है, ये हमारे प्रीएम्बल में कौन से कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट के द्वारा लाए गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 24 अमेंडमेंट। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 42 अमेंडमेंट। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 44 अमेंडमेंट। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 52 अमेंडमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है 42nd अमेंडमेंट, जी हाँ दोस्तों, 42nd अमेंडमेंट 1976 को हमारा जो ये
सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, 3 ऐसे वर्ड थे जो ये हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। और हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट एक्ट को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूट बोला जाता है। उस टाइम जो है इमरजेंसी का ड्यूरेशन था और इंदिरा गांधी की सरकार थी। उस टाइम पर कुछ ऐसा डिसीजन लिया उन्होंने सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से और एकता को देखकर, तो उन्होंने 3 वर्ड हमारी प्रियम्बल में ऐड कर दिए थे। उन्होंने सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी समय के अकॉर्डिंग चली और तब जाकर के उन्होंने सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी इन 3 वर्ड को ऐड कर दिया था। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट एक्ट 1976 इसका आंसर होने वाला है। और ऑप्शन नंबर बी विल बी अ करेक्ट आंसर, 42nd अमेंडमेंट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डज सॉवरन मीन प्रियम्बल। जो सॉवरन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर सॉवरन, वो क्या दर्शाता है, उसका क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको, रूल बाय फॉरेन पावर्स। ऑप्शन नंबर बी, डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल लॉज। ऑप्शन नंबर सी, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इंटरनली और एक्सटर्नली। एंड ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, नन ऑफ अबव। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इंटरनली और एक्सटर्नली, ये सॉवरेनिटी को कंसीडर करता है, क्योंकि सॉवरेनिटी का मतलब है जब इंडिया ने खुद को सॉवरन डिक्लेयर किया तो इंडिया का मानना था कि हम अपने बाह्य और आंतरिक मामलों में या किसी दूसरी कंट्री के बाह्य और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ना ही तो अपने कंट्री के बाह्य और आंतरिक मामलों में करने देंगे और ना ही हम किसी कंट्री के बाह्य और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे। देयर इज नो इंटरफेरेंस। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अ करेक्ट आंसर, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इंटरनली और एक्सटर्नली। इंडिया के ऊपर किसी भी कंट्री का कोई प्रेशर नहीं होने वाला है। अगर कोई कंट्री चाहती है कि इंडिया एक डोमिनेंट कंट्री के रूप में काम करे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अ करेक्ट आंसर, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इंटरनली और एक्सटर्नली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर इन द प्रियम्बल। सेकुलर वर्ड जो दिया हुआ है प्रियम्बल में, इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, इंडिया इज एंटी रिलीजन। ऑप्शन नंबर बी, इंडिया promotes one religion. Option number C, India has no official religion. Option number D, India is theocratic state. तो बात जब रिलीजन की बात आ जाती है तो इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशन के, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं। और जब डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री के रूप में आया। और इंडिया का सेकुलर होना ही ये दर्शाता है कि यहाँ जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी रिलीजन के लोग रहते हैं, उनको इक्वली राइट प्रोवाइड कराया गया है। अगर हम फंडामेंटल राइट में ही देख लें तो आर्टिकल 25 से 28 तक राइट टू रिलीजन की बात की गई है, जिससे साफ पता लगता है कि भारत के जितने भी लोग हैं उन सभी को इक्वली राइट प्रोवाइड किया गया है, राइट टू रिलीजन। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की बनती है, वो ही जितने भी रिलीजन हैं डिफरेंट डिफरेंट, उन सभी को इक्वल राइट प्रोवाइड कराएगा। तो इंडिया की जैसी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है हिंदी, ऐसे ही क्या एक रिलीजन भी है ऐसा ऑफिशियल? नहीं, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है तो इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं हो सकता है। और इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। तो ऑप्शन नंबर सी में जो ये दिया हुआ है, इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, विल बी अ करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन होता तो इंडिया में लोग समान रूप से एक दूसरे के साथ, भाईचारे के साथ, फ्रेटर्निटी के साथ यहाँ लोग नहीं रह रहे होते। और यहाँ एक डाइवर्स कंट्री होने पर भी लोग सौहार्दपूर्ण रहते हैं और एक दूसरे के साथ सपोर्टिव में रहते हैं। यहाँ एक एक्सेप्शन भी है, कोई ज़बरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है, उसके लिए लॉज बनाए गए हैं। कोई भी ऐसा अगर काम करता है तो उसके लिए लॉज ऐसे बनाए गए हैं जिससे उसे काफ़ी हानि हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अ करेक्ट आंसर, इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। डेमोक्रेटिक इन द प्रीएम्बल सिग्निफाई, जो ये डेमोक्रेटिक वर्ड है ये क्या सिग्निफाई करता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रूल बाय मोनार्क। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है रूल बाय लैंडलॉर्ड्स।
ऑप्शन नंबर सी रूल बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ऑप्शन नंबर सी रूल बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ऑप्शन नंबर डी रूल बाय कोऑपरेटिव बॉडीज। दोस्तों डेमोक्रेटिक वर्ड जो है ये हमने यूके से इंस्पायर होकर लाया गया है। डेमोक्रेटिक का मतलब है हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सभी इलेक्टेड होकर जाते हैं, और हम जितने भी भारत के लोग हैं एडल्ट फ्रेंचाइज उन्हें राइट टू वोट मिला हुआ है, और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट होकर भेजते हैं। तो डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब है रूल बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ऑप्शन नंबर सी विल बी अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है विच फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज हाईलाइटेड बाय द टर्म रिपब्लिक। कौन सी गवर्नमेंट हाईलाइट करती है रिपब्लिक को? जो ये रिपब्लिक टर्म है इसे कौन सी गवर्नमेंट हाईलाइट करता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है रूल बाय नोबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी हेरिडिटरी हेड ऑफ द स्टेट, ऑप्शन नंबर सी इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, ऑप्शन नंबर डी रूल बाय कॉलोनियल पावर्स। तो जो ये हमें हेरिडिटरी हेड ऑफ द स्टेट, कॉलोनियल पावर्स, नोबिलिटी इन सब की बात की गई है, तो रिपब्लिक में अगर हम बात करें, रिपब्लिक जो ये वर्ड है ये हम भी कनाडा से इंस्पायर होकर लाया गया था, और रिपब्लिक का मतलब है हेड ऑफ द स्टेट। जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट है। हमारे लोगों को पावर है कि वो अपने हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्शंस के द्वारा इलेक्ट होकर लाए। तो हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो प्रेसिडेंट माने जाते हैं, और रिपब्लिक जो ये वर्ड है ये टर्म है ये सिग्निफाई करता है कि हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होंगे इंडिया में। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अ करेक्ट आंसर, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज अ टाइप ऑफ जस्टिस इन द प्रीएम्बल। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पॉलिटिकल, ऑप्शन नंबर बी सोशल, ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमिक, ऑप्शन नंबर डी रिलीजियस। दोस्तों हमारी प्रीएम्बल में 3 प्रकार के ही जस्टिस दिए हुए थे, जैसे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, लेकिन ये जो डी ऑप्शन है रिलीजियस, तो रिलीजियस जस्टिस हमारे प्रीएम्बल में नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो ये दिया हुआ है रिलीजियस ये मेंशन नहीं है हमारी प्रीएम्बल में। 3 प्रकार के ही जस्टिस होते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है हमारे जितने भी लोग हैं, आम लोग हैं, सभी को राजनीतिक रूप से पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं होगी, हर कोई यहाँ राजनीति में पार्टिसिपेट कर सकता है। सोशल, किसी के भी साथ सामाजिक रूप से कोई भेदभाव नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए लॉस बनाए गए हैं। वैसे अगर ऐसा होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, और हम सुप्रीम कोर्ट में अंडर द आर्टिकल 32 के तहत राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आपको संवैधानिक उपचार प्राप्त है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इकोनॉमी, किसी के भी साथ आर्थिक रूप से कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। आर्थिक रूप से जो 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया है, इसमें उन्हें आर्थिक रूप से सपोर्ट प्रदान किया गया है। जो भी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो जो है रिजर्वेशन को पा सकते हैं, 10% रिजर्वेशन। तो 3 प्रकार के जस्टिस दिए हुए हैं, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, और ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट की बनती है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अ करेक्ट आंसर, रिलीजियस। रिलीजियस वर्ड नहीं दिया हुआ है। जस्टिस 3 ही प्रकार के होते हैं, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज की आइडल एक्सप्रेस्ड इन द प्रीएम्बल। कौन सा की आइडल एक्सप्रेस करता है प्रीएम्बल को? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मिलिट्री रूल, ऑप्शन नंबर बी कास्टिज्म, ऑप्शन नंबर सी लिबर्टी, ऑप्शन नंबर डी कम्युनलिज्म। मिलिट्री रूल, अगर मिलिट्री रूल की बात की जाए तो हमारे यहाँ आज भी आफ्टर फ्रीडम मिलिट्री रूल बिल्कुल नहीं है। मिलिट्री रूल तो सिर्फ पाकिस्तान जैसी कंट्री को ही शोभा देता है। पाकिस्तान जैसी कंट्री में मिलिट्री रूल आज भी है, जहाँ वहाँ के जो पीएम हैं वो सिर्फ नाम के हैं, और सारी जो अथॉरिटी है वो मिलिट्री को दे रखी है। मिलिट्री ही वहाँ का शासन चलाती है, और वहाँ की गवर्नमेंट को जो प्रोग्रेसिव के रूप में ले जाती है वो मिलिट्री ही है।
जब भी तो वहाँ टेररिज्म जैसी चीज़ें, वेपन्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी मोर एक्सपेंडिव कंडीशंस में है। तो मिलिट्री रूल तो पाकिस्तान जैसी कंट्री में ही है। कास्टिज्म, कास्टिज्म हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है कास्टिज्म, क्योंकि कास्टिज्म का कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही नहीं। और हालांकि अगर सामाजिक रूप से देखें तो कास्टिज्म लार्ज लेवल पर है। लिबर्टी, लिबर्टी में दिया हुआ है, जैसे लिबर्टी हमारे पास लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये 5 प्रकार की लिबर्टी हमें दी हुई है हमारे प्रियम्बल में। और ये कहाँ से इंस्पायर्ड होकर लाया गया था? फ्रांस से। लिबर्टी वो जो वर्ड है ये फ्रांस से इंस्पायर्ड होकर लाया गया था। कम्युनलिज्म, इंडिया इज़ नॉट अ कम्युनिस्ट कंट्री, क्योंकि माविस्ट कंट्री जो चाइना है और व्लादिमीर पुतिन की जो रशिया कंट्री है, वहाँ ये कम्युनलिज्म का कंसेप्ट लागू होता है। हमारे यहाँ कम्युनलिज्म का कंसेप्ट लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है लिबर्टी, लिबर्टी एक की आइडल है हमारे प्रियम्बल का, और इंस्पायर्ड फ्रांस से हमने इंस्पायर्ड होकर लाया था ये। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5 प्रकार की लिबर्टी दी हुई है हमारे प्रियम्बल में। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अ करेक्ट आंसर, लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 11, विच पैराज इन द प्रियम्बल एम्फेसाइज यूनिटी अमंग ऑल सिटीजन, कौन सा पैराज एम्फेसाइज करता है यूनिटी को सिटीजन की? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है लिबर्टी ऑफ थॉट्स, ऑप्शन नंबर बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन नंबर सी फ्रैटर्निटी, ऑप्शन नंबर डी सोशलिस्ट वैल्यूज। हमारे यहाँ 2 प्रकार की फ्रैटर्निटी दी हुई है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। फ्रैटर्निटी अश्योरिंग टू द डिग्निटी एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो हमारी जो ये लाइन है प्रियम्बल की, इसमें दिया हुआ है फ्रैटर्निटी अश्योरिंग टू द डिग्निटी एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रैटर्निटी, यहाँ डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के वो सब फ्रैटर्निटी के अकॉर्डिंग रहते हैं और अपने रिलीजन को साथ मिलकर मनाते हैं। हर कोई किसी के भी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता है और सभी खुशियाँ यहाँ एक साथ मनाई जाती हैं। जितने भी 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं वो यूनिटी के साथ रहते हैं और यहाँ सभी के साथ इंटीग्रिटी का समान भावना रखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है फ्रैटर्निटी, ऑप्शन नंबर सी विल बी अ करेक्ट आंसर, जिसमें यूनिटी और इंटीग्रिटी दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट डज इक्वलिटी इन द प्रीएम्बल रेफर टू? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है इक्वल लॉज फॉर ओनली मैन, ऑप्शन नंबर बी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन नंबर सी सेम सैलरी फॉर ऑल, ऑप्शन नंबर डी इकोनॉमिक पैरिटी फॉर ऑल। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है इक्वल लॉज फॉर ऑल ओनली मैन, तो इंडिया में जितने भी सिटीजन हैं उनमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों आते हैं, तो इक्वल लॉज लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए होंगे, वुमेंस के लिए भी और मैन के लिए भी। तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ अंडर द आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया हुआ है। इक्वल अपॉर्चुनिटी अंडर द आर्टिकल 16 फंडामेंटल राइट में इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर किसी को, जितने भी यहाँ लोग हैं, जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, कोई भी फॉर्म भर सकता है। और यहाँ ट्रांसजेंडर को भी अभी ऐड किया गया था, ठीक है, नालसा का जजमेंट आया था तो उसमें जो है ट्रांसजेंडर को भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के रूप में माना गया और तभी से इस कम्युनिटी के लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा। आर्टिकल 14 में जो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ दिया हुआ है, जितने भी लोग हैं उन सभी को समान अवसर दिया जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो इक्वलिटी जो वर्ड है वो रेफर करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन नंबर बी विल बी अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज अ, प्रीएम्बल क्या डिक्लेयर करती है कि इंडिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए यूनियन ऑफ टेरिटरीज, ऑप्शन नंबर बी नेशन विदाउट आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर सी यूनियन ऑफ अनइक्वल स्टेट, ऑप्शन नंबर डी सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दोस्तों, जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ तो हमारी ओरिजिनल प्रीएम्बल में उस टाइम पर 26 जनवरी 1950 तक सॉवरेन सोशलिस्ट
और रिपब्लिक, ये नेचर दिए हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो प्रियम्बल में डिक्लेयर किया हुआ है इंडिया एज अ क्या था, सॉवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। वैसे तो 5 प्रकार के नेचर दिए हुए हैं, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। लेकिन अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो उस टाइम पर प्रियम्बल में सॉवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक ये वर्ड हैं जो दिए हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अ करेक्ट आंसर, सॉवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है द वर्ड इंटीग्रिटी वॉज एडिड टू द प्रियम्बल बाय। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 40th अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर बी 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर सी 44 अमेंडमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया हुआ है 46 अमेंडमेंट। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, तो उसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे हमारी प्रियम्बल में, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी जो वर्ड है ये ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हु गेव द आइडिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव मेंशन इन द प्रियम्बल। ऑप्शन नंबर ए एम एन रॉय, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। एम एन रॉय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एडवाइज़र कहे जाते हैं, एम एन रॉय। तो एम एन रॉय ने ये सब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नहीं लाया था। तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था, इन्होंने उसे बाद में प्रियम्बल का बेस बना दिया था, तो इन्होंने बाद में इसे प्रियम्बल नाम दिया था। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। और ऑप्शन नंबर डी में महात्मा गांधी का दूर दूर तक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कोई हिस्सेदारी, कोई पार्टिसिपेशन नहीं था और महात्मा गांधी ने खुद को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से दूर रखा। तो जब 3rd सेशन हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, उस टाइम पर पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सपोर्ट किया था कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया है इसे ही हम प्रियम्बल का नाम दे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अ करेक्ट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। भारत का संविधान कब अडॉप्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 26 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। In our Constituent Assembly, this 2016-1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constituent Assembly। तो जो ये लाइन है ये हमारी प्रियम्बल में आखिरी पैराज में दी हुई है। वहीं 26 नवंबर 1949 ये अडॉप्शन की डेट हमारी प्रियम्बल में दी हुई है। तो अडॉप्शन की डेट यहाँ होने वाली है 26 नवंबर 1949 और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स में आया था वो 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अ करेक्ट आंसर, 26 नवंबर 1949। ये क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं और आप इनसे रिवीजन कर सकते हैं। When did कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, जैसा हमने बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 1950। तो अपने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था और अडॉप्शन 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी बी में जो दिया हुआ है 26 जनवरी 1950 कमिंग इनटू ए फोर्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो इतना ड्यूरेशन लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। और प्रेम बिहारी रायजादा जो इसके राइटर थे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अ करेक्ट आंसर, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स में आया था। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी विल बी अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, विच केस कन्फर्म दैट द प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा केस कन्फर्म करता है प्रीएम्बल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गोलकनाथ केस, ऑप्शन नंबर बी ए के गोपालन केस, ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन नंबर डी मिनर्वा मिल्स केस। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस डिसीजन में कह दिया था कि हमारा जो प्रीवियस डिसीजन है हम उसे नल एंड वॉइड करार देते हैं और हमारी जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लेकिन उन्होंने एक्सेप्शन रख दिया था अंडर द आर्टिकल 368 के तहत, जो हमारी पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का राइट है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर का हनन होता है किसी भी लॉ के द्वारा तो उस लॉ को नल एंड वॉइड करा दे दिया जाएगा। तो केशवानंद भारती केस 1973, इसे टाइगर केस भी कहते हैं। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 में आया था। आप यहाँ से रिलेट करके भी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं और आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, जैसे टाइगर केस 1973 और केशवानंद भारती केस 1973। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अ करेक्ट आंसर, 1973 केशवानंद भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमारी प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, इन इज द प्रीएम्बल जस्टिसेबल। ऑप्शन नंबर ए यस फुली, ऑप्शन नंबर बी नो इट इज़ नॉट जस्टिसेबल, ऑप्शन नंबर सी यस पार्शली, ऑप्शन नंबर डी डिपेंडेंट ऑन केस। तो हमारी जो प्रीएम्बल है वो जस्टिसेबल है, देयर इज़ नो जस्टिसेबल। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि हमारी प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है लेकिन जस्टिसेबल नहीं है, अमेंडेबल है लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं होना चाहिए। अंडर द आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट की पावर पार्लियामेंट के हाथों में दी गई है और पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है तो उसे बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान देना होगा और इसको चेक एंड बैलेंस का काम सुप्रीम कोर्ट करेगी और सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो रहा है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट केस टू केस वेरी करेगी कि बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो रहा है या नहीं। तो नो इट इज़ नॉन जस्टिसेबल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नो जस्टिसेबल, प्रीएम्बल जो है पार्ट तो है लेकिन जस्टिसेबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अ करेक्ट आंसर, नो इट इज़ नॉन जस्टिसेबल। क्वेश्चन नंबर 20, दोस्तों यहाँ तक का सफ़र आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20, विच पैरास इन द प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन डिग्निटी एंड ब्रदरहुड। कौन सा पैरास ह्यूमन डिग्निटी एंड ब्रदरहुड की बात करता है। ऑप्शन नंबर ए भी दिया हुआ है सॉवरन एंड सेकुलर, ऑप्शन नंबर बी लिबर्टी एंड जस्टिस, ऑप्शन नंबर सी फ्रेटर्निटी अश्योरिंग डिग्निटी, ऑप्शन नंबर डी इक्वलिटी बिफोर लॉ। सॉवरन एंड सेकुलर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर है, तो ये फ्रेटर्निटी में तो नहीं आते हैं। लिबर्टी 5 प्रकार की है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। जस्टिस 3 प्रकार के हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। अब फ्रेटर्निटी में 2 प्रकार की दी हुई है हमें, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग टू द डिग्निटी एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी और इंटीग्रिटी जो वर्ड है ये फ्रेटर्निटी पैरास एम्फेसाइज करता है, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग डिग्निटी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अ करेक्ट आंसर, जिसमें दिया हुआ है फ्रेटर्निटी अश्योरिंग टू द डिग्निटी एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अ करेक्ट आंसर, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग डिग्निटी। घायल तो यहाँ हर परिंदा है मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। सब्सक्राइब करें पैशनेट सक्सेस। पैशनेट सक्सेस आपका सफलता का साथी है। जय हिंद।